हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय हमारा हमने शुरू किया है। इसमें हम लोगों ने पहला जो अध्याय हमारा भारतीय संविधान, इसको हमने शुरू किया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है पहली इकाई में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला, एक तो भारतीय संविधान क्या है और दूसरा धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें कुछ टॉपिक हमने कर लिया था कि किसी देश के लिए संविधान क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। यानी जो भारत का संविधान बनाया गया था इसमें खास बातें क्या क्या है, इन सभी खास बातों की चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो बढ़ते एक एक करके चर्चा करते क्या क्या है। स्वतंत्र भारत का स्वरूप क्या है, यानी स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप था वो किस तरह का बनाया गया था, या संविधान जब बनाया जा रहा था तो उसका स्वरूप किस तरीके से रखा गया था। स्वतंत्र भारत का स्वरूप मतलब, अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्वतंत्र हो लेकिन आपको कोई भी काम करना हो तो मुझसे पूछे बिना नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे कि यार फिर स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ जब आपसे पूछना है। तो इसका मतलब कि आपका जो स्वरूप है वो किस तरीके का है कि आप स्वतंत्र तो हो लेकिन किसी के अधीन हो, काम उसके अधीन कर रहे हो, उससे बिना पूछे काम नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हम लोग आज़ाद भी हो जाते हैं और सारे नियम और कानून फिर भी ब्रिटिश सरकार के चल रहेंगे और हम लोग बोलेंगे कि हम आज़ाद है, तो ऐसी आज़ादी किसी प्रकार की नहीं, ऐसी आज़ादी किसी काम की नहीं होती है। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि भारत का स्वरूप कैसा होगा। तो भारत ब्रिटिश सरकार के लंबे शासन व्यवस्था से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो एक बात तो तय थी कि इस देश में हम लोग ब्रिटिश की औपनिवेशिक नाम की सत्ता तो नहीं चाहते थे, और न ही हम लोग राजा महाराजा जैसी सत्ता को पसंद करते थे। कुल मिलाकर बात यह थी कि न तो हम लोग ब्रिटिश सरकार की सत्ता जैसी सत्ता चाहते थे, और न हम लोग मुगल सल्तनत जो पहले जो अंग्रेज आए थे उससे पहले मुगल सल्तनत जो आई थी उस प्रकार के व्यवस्था से भी हम लोग सहमत नहीं थे। तो क्या होना चाहिए था भारत का स्वरूप होना चाहिए था बिल्कुल स्वतंत्र। भारत का स्वरूप होना चाहिए था कि भाई कोई भी हमें किसी प्रकार से परेशान न करे, ये किसी बाहरी शक्तियों का हमारे देश में इंटरफेयर न हो, बाहरी देश हमारे देश के काम काज में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करे। और ऐसा करने का एक ही तरीका था, लोकतांत्रिक देश, इस देश को लोकतंत्र बनाना था। इसी वजह से भारत का जो स्वरूप है वो है लोकतांत्रिक स्वरूप है। समझते इसको आगे। जैसे लंबे समय के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीयों को यह तो स्पष्ट कर दिया था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया था कि ये तो कर दिया था कि ऐसी तो नहीं चाहिए। स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना चाहिए जिसमें सभी नागरिक समान और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार मिले, क्योंकि ब्रिटिश सरकार में हमें ये सब चीज़ नहीं मिल रही थी। जो चीज़ आप मांग रहे हो उसी की तो चाह हम लोग कर रहे हैं, उसी को तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी मांग है वो पूरी हो जाए। हम लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो, वो हिस्सेदारी नहीं हो पा रही थी। हम चाह रहे थे कि भारत के नागरिकों को समान अधिकार मिले, जबकि भारत के नागरिकों को ब्रिटिश सरकार के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोषण यहाँ पर हो रहा था। पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग वो चाहेंगे। तो हमने बोला कि अब हमें आवश्यकता है एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार की जिसमें हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार और सरकार चुनने का अधिकार स्वयं खुद व्यक्ति को, और वो व्यक्ति चाहे तो सरकार में बन भी सकता है। दोस्तों, इसी लोकतंत्र का तो एक अच्छा उदाहरण है कि इस देश में जब हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना कि मोदी साहब चाय बेचते थे कई बार आता है, तो अगर इस देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये लोकतंत्र ही है जहाँ ऐसा पॉसिबल है। अगर इस देश में अखबार फेंकने वाला देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है तो ये लोकतंत्र ही जिसमें ताकत है। अगर स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाले अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो ये लोकतंत्र की ही तो जीत है। इस देश में लोकतंत्र में ज़रूरी नहीं कि आपके पास कितने पैसे हो या कितने अमीर घराने से हो या आपके पिता कोई प्रधानमंत्री रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश में जिसको जनता चुनती है वही देश की सत्ता को हासिल कर लेता है और वही देश की सेवा करता है, क्योंकि देश लोकतांत्रिक है, सबको समान अधिकार है। लोकतांत्रिक सरकार के गठन हेतु 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। संविधान सभा में कुल 300 लोगों ने इसमें योगदान दिया था। देखिए, संविधान सभा जब बनाई गई थी ना 1946 में, तब संविधान सभा में टोटल 389 लोग थे। 389 लोग थे। अब हुआ क्या, जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद टोटल जो मेंबर बच गए थे इस संविधान सभा में वो 299 थे। 299 सदस्य बच गए थे, यानी बने थे 389 लेकिन बाद में बच गए 299। इसलिए लिखा जाता है कि लगभग 300 या उससे भी ज़्यादा लोगों ने संविधान निर्माण में पूरा अपना योगदान दिया।
लेकिन अंत में यही कहा जाएगा कि 299 ही लोग बचे थे आज़ादी के बाद जिन्होंने भारत के संविधान से सहमति जताई, और बाकायदा हमारा संविधान इन्हीं सब लोगों ने मिल करके इनके सहमति से, आपसी सामंजस्य से ही बना। तो इस भारतीय संविधान सभा के सामने चुनौतियाँ की थी। जब देश आज़ाद होने वाला था हमको पता चल गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था और अंग्रेज हो गए थे परेशान, क्योंकि कोई अगर आप युद्ध लड़ते हो तो थकान तो हो ही जाती है, और ऐसे में भारत को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और लगातार भारत के जो लोग हैं वो आंदोलनकारी, जो भारत के जो आदर्श हमारे जो महान पुरुष महापुरुष जो लोग हैं वो लगातार दबाव बनाए थे अंग्रेजों पर कि आप आज़ाद करो आज़ाद करो। इसी वजह से अंग्रेजों ने हमारे लिए संविधान सभा तो बना दी, और हमारे संविधान सभा ने काम करना शुरू किया कि भाई हमें संविधान बनाना है। लेकिन कोई चीज़ बनाने से पहले ये देखना पड़ता है ना कि चुनौतियाँ क्या है, क्या क्या किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो उन चुनौतियों को समझते हैं कि इस भारतीय संविधान सभा के साथ सामने संविधान बनाने से पहले क्या क्या चुनौतियाँ थी। एक तो ये चुनौती थी कि भारत में ऐसे समुदाय थे जहाँ न तो भाषा एक है, न धर्म एक है, न संस्कृति एक है। मतलब हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है, जहाँ पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग मिलते हैं, जहाँ पर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और जिनकी संस्कृति भी अलग अलग है। दोस्तों आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं वैसी की वैसी शादियाँ साउथ में नहीं होती। साउथ में शादियों के कुछ अलग ही रिवाज। पश्चिम बंगाल चले जाओ तो बंगाल वाले एरियो में शादियों के अलग रिवाज। कई जगह पर कई जनजातियों में शादियों के और अलग अलग रिवाज। गोल गधेड़ो विवाह, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको पता होगा भील जनजाति में गोल गधेड़ो विवाह ऐसा कुछ चलता है, भगोरिया विवाह चलता है। ऐसे अलग अलग विवाह की कहानी भी पूरे देश में आपको मिलेगी। इसका मतलब हमारी संस्कृति भी, विवाह संस्कृति का हिस्सा है, और हमारे देश की जो संस्कृति वो अलग अलग है, भाषा अलग अलग है। भाषा बोलियाँ गिन करके अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1900 से ज़्यादा मिल जाती है। 22 तो खुद संविधान में 8वीं अनुसूची में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में ऐसा देश जहाँ भाषा अलग है, समुदाय अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, उनको एक रखने के लिए ऐसा संविधान बनाना पड़ेगा ताकि कोई भी परेशान ना हो और कोई ऑब्जेक्शन न ले कि भाई मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि सबको खुश कैसे किया जाए। लेकिन ये काम हमारे संविधान सभा के लोगों ने कर लिया और इतना अच्छा संविधान बनाया कि कोई धर्म और कोई समुदाय इससे परेशान नहीं है। उस समय देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, भारी उथल पुथल से। देसी रियासतों का कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ जाएंगे। भारत पाकिस्तान अलग अलग होने वाला था, और इसी वजह से कौन से लोग भारत में रहेंगे, कौन से पाकिस्तान जाएंगे, आवाजाही हो रही थी। देश में दंगे फसाद हो रहे थे। गांधी जी इन दंगों को रोकने के लिए जगह जगह पर रैलियां कर रहे थे, क्योंकि देश में माहौल अफरा तफरी का था। ऐसे माहौल में अगर आपके घर में युद्ध चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है, और ऐसे में आप कुछ किताब लिखने बैठोगे तो आपका क्या दिमाग, कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर रहेगा कि आप अच्छी किताब लिख दोगे या अपनी पढ़ाई कर पाओगे? फ़र्ज़ करो आपके घर में, या फ़र्ज़ करो कि आपकी मम्मी और पापा में लड़ाई होगी, भयंकर लड़ाई चल रही है, बहुत चिल्ला चोट हो रही घर पे, और आपकी एग्ज़ाम में करो और आप पढ़ रहे हो, तो मुझे बताओ क्या आप ढंग से पढ़ पाओगे? सोचो, जिस देश में ऐसी दंगे फसाद चल रहे, उथल पुथल हो रही, जो देश बंटने वाला है, उस देश के देश तो बट रहा है, लेकिन एक तरफ ये लोग देश के लिए संविधान लिख रहे थे। कितनी बड़ी चुनौती थी इन लोगों के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा तय हो गया था कि बस बंटवारा होना ही है, तो इनके दिमाग में बड़ी चिंता का विषय था कि ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में चली जाएगी, कौन लोग पाकिस्तान जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो जाए कि दंगे फसाद हो जाए, क्या होगा, बड़ी समस्या। देसी रियासतों का भी भविष्य तय नहीं था कि किधर जाएंगे, ये कुछ नहीं पता चल पा रहा था। देसी रियासतें क्या थी दोस्तों? अगर कुछ शब्दों के मीनिंग समझ में नहीं आएंगे तो मैं उनको एक एक को डिक्टेट करूँगा, एक एक को एक्सप्लेन करूँगा कि भाई क्या है इसका मतलब, देसी रियासत का मतलब क्या होता है। दोस्तों हमारे देश में अंग्रेजों ने राज जरूर किया 150-200 साल, लेकिन कुछ जगहों पर अंग्रेज डायरेक्ट रूल करते थे, सीधा शासन करते थे। सारा गया वहाँ से राजा को हटाया और एक अंग्रेज अधिकारी को बिठा दिया और वही काम कर रहा था। लेकिन उन राजाओं को हटाया अंग्रेजों ने जो राजा अंग्रेजों के खिलाफ थे। कुछ राजा अंग्रेजों के साथ भी थे दोस्तों, जैसे ग्वालियर के जो महाराजा सिंधिया साहब जो लोग थे, सिंधिया महाराजा जो थे वो उनके साथ थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इंडिया में जो बहुत सारे राजघराने उनके साथ में ही थे। तो उन्होंने क्या किया, उन राजघरानों के लोगों को बोल दिया कि ठीक है आप हमारे विरोध में नहीं है, लेकिन हम राज तो करेंगे, आपके थ्रू करेंगे, आप हमें पास टैक्स ला के दे दो। तो उनसे कर लेते थे उन राजाओं से, और सारी जनता पर कर थोप दिया जाता था। राजा राज करता था, उनको बोलते थे देसी रियासत। इन रियासतों के जो लोग थे वो राजा महाराजा अब देखिए भारत के जब टुकड़े हुए ना दोस्तों, हमको वैसे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान बन गया होगा, लेकिन इस तरह से टुकड़े करके गए थे लॉर्ड माउंटबेटन कि शायद सरदार पटेल साहब नहीं होते तो इस देश को समेटना मुश्किल हो जाता। हमारे देश के जो टुकड़े हुए थे इतने ज़्यादा हो गए थे, जैसे एक तो बना था हिंदुस्तान, एक तो बना था भारत।
एक बना था पाकिस्तान, और पाकिस्तान खुद दो भाग में बटा हुआ था। इंडिया में पाकिस्तान जो बनाया गया था वो दो भाग में बटाया गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों को पता है जो बांग्लादेश नाम का आज देश हमारा पड़ोसी है वो पहले पाकिस्तान ही था। वो पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बांग्लादेश 1971 में बना। इसका मतलब ये है कि एक तो भारत बना और दो पाकिस्तान एक साथ बन गए थे। उसके अलावा 565 रियासतें छोड़ दी गई थी खुली। ये बोल दिया गया था कि इन राजा महाराजाओं के ऊपर निर्भर करता है कि चाहे तो आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, चाहे तो आप हिंदुस्तान में मिल सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो बड़ा चीज चल रहा था, वो राजा महाराजा सोच रहे थे किधर जाए, वो देसी रियासतों का कोई भविष्य भी नहीं हो रहा था। भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसने ये हिम्मत दिखाई और सारी की सारी रियासतों को एक कर करके पूरा देश बना दिया। और आज हमारा जो देश है उसमें सारी रियासतें शामिल हैं। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी भयानक थी। उस समय देश में गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लोगों के पास खाने के दाने नहीं थे दोस्तों, पहनने को कपड़े नहीं थे। ऐसे देश के लिए संविधान लिख रही थी संविधान सभा, और ऐसे देश को हम लोग आज यहाँ तक लेकर के आ गए। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पार्टियों का, कहीं ना कहीं इसमें लोगों का, इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान रहा, तभी हमारा देश इतना महान बन पाया आज। तो कह सकता हूँ कि इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी उनको ये संविधान लिखना पड़ा। तो चुनौतियाँ ये सब थी, फिर भी उनकी भूमिका उनने निभाई। और इस संविधान सभा ने चुनौतियों का सामना कैसे किया, इन संविधान सभा ने इन सारी चुनौतियों होने के बावजूद भी अपना दायित्व पूरा किया। और 26 नवंबर 1949 को इन्होंने अपना संविधान लिख दिया, पारित कर दिया पूरा। उनने सोचा कि जो हो रहा है देश में होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जब तक संविधान लिखेंगे नहीं तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं। अब हमें देश को स्थिरता चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है, तो इन लड़ाइयों को छोड़ो। इसके अलावा ये है कि पहले संविधान लिखो और फिर देश को कानून के हिसाब से चलाओ। और एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज तैयार किया जिसमें कोई त्रुटियाँ ही नहीं थी। ऐसा दस्तावेज, ऐसा संविधान तैयार किया जो बहुत इतना अच्छा था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम कर रहा है। सोचो 1950 में आपके दादाजी से भी, दादाजी के दादाजी भी रहे होंगे, तो दादाजी के दादाजी के लिए जो कानून थे, जो संविधान था, वो भी आज के आपके लिए संविधान है। थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है दोस्तों, लेकिन आज भी वही संविधान, भारतीय संविधान चल रहा है जो इतने साल पहले लिखा हुआ था। इसका मतलब इतने सालों के बाद भी इस संविधान में इतनी ताकत है कि पूरे देश को चला सकता है। और इतना अच्छा दस्तावेज लिखा गया था, इसमें कुछ त्रुटियां नहीं थी, जिसमें राष्ट्रीय एकता और विविधता के प्रति सम्मान दर्शाया गया है। मतलब ऐसा संविधान बनाया गया है जिसमें सब कुछ, देखिए सबको अधिकार तो दिए हैं, लेकिन जब देश की एकता की बात आ जाती है तो सब अधिकार खत्म हो जाते हैं। और देश की एकता के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। और लोगों को बोला गया कि देश को एकता रखना है, और देश की विविधता का भी सम्मान रखा गया कि भाई भले ही हमारे देश में विविधता है, कोई धर्म दूसरे धर्म की बुराई नहीं करेगा, कोई धर्म दूसरे धर्म को कब्जा नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, सब कुछ अधिकार तो दिए हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा है। गरीबों के लिए सामाजिक आर्थिक सुधार किए गए। जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, सालों से, हजारों सालों से जिन लोगों का शोषण हो रहा था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की के प्रयासों से उन लोगों के लिए अच्छे एक प्रावधान डाले गए। हमारा भारतीय संविधान में उनके लिए बहुत अच्छे आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे कि उनका जो स्टेटस है, जो उनका जो स्तर है गरीबी रेखा से, वो ऊपर आ जाए। और इसी वजह से भारतीय संविधान में सबसे अच्छी बात जो है वो गरीबों के सुधार की बात है। प्रतिनिधियों का चयन स्वयं जनता करेगी, और इस देश की सरकार जो बनेगी, पहले जो ब्रिटिश सरकार आई थी उस पर हमारा कोई योगदान नहीं था, हमने थोड़ी चुना था उसको, वो तो हमारे पे थोपी गई थी। अब थोपी हुई सरकार आपके पर राज नहीं करेगी, वही सरकार राज करेगी जिसे आप खुद मौका देंगे, ऐसा इसमें कहा गया। तो इस प्रकार का संविधान बनाया संविधान सभा ने। हमें जीवन भर थैंक यू कहना चाहिए संविधान सभा को कि उन लोगों ने हमारे लिए इस प्रकार का संविधान बनाया। अब इसी संविधान सभा के में जो गरीबों के लिए जो काम किया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए जो काम किया गया, उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठाने के लिए, गरीब जातियों और जनजातियों को सुधार करने के लिए जो संविधान में प्रयास किए गए थे, वो सारे के सारे प्रयास एक ही आदमी की देन है, और वो है B.R. अम्बेडकर साहब। B.R. अम्बेडकर साहब की बड़ी चिंता थी। उनने बोला कि भले ही कानून बना दिए हमने आपकी सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए भले हमने कानून बनाया है, लेकिन मेरी चिंता ये है कि कानून जब तक सवर्ण लोगों के हाथ में रहेंगे, जब तक सत्ता हिंदू जो वर्चस्व वाले अपर कास्ट के हिंदुओं के पास रहेगी, तब तक आपका शोषण होने की संभावना है। इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि अनुसूचित जातियां और जनजातियों को
लोक सेवाओं में हिस्सा लेने की आवश्यकता है। आपको पब्लिक सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब्स में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हिस्सा लोगे, आप अपने समाज को शोषण से बचा सकते हो। आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे देश में सभी सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। उसमें रिजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी से कम भी आए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी सुविधा नहीं थी उनके पास पढ़ने की, वो पढ़ लिख ढंग से नहीं पाए, उसके बाद भी वो अगर कंपटीशन में है तो बड़ी बात है। तो ऐसे में अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए इस तरह के प्रयास किए गए। तो ये अंबेडकर साहब जो है, ये इनकी काफ़ी चिंता थी, इसलिए इन्हें एक नाम दिया गया है सामाजिक न्याय के जनक। इनको सामाजिक न्याय के जन्मदाता भी कहते हैं, इनको भारतीय संविधान के पिता भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज़ द फादर ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के जन्मदाता भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। जो हमारा टॉपिक था, यहीं से हम लोग इसके बात करेंगे कि भाई भारतीय संविधान के वास्तव में अब हमारा संविधान बन चुका है, संविधान सभा ने अपना रोल भी अदा कर दिया है, चुनौतियां भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। भारतीय संविधान का पहला लक्षण है संघवाद। संघवाद क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से अभी एक एक करके समझेंगे। सारे के सारे गुणों को हम अच्छे से समझेंगे। पहले रट ले कि कौन कौन से गुण हैं, क्योंकि याद रखने पड़ेंगे। तो भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लक्षण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं केवल 5 लक्षणों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो 15, 20, 30 बहुत सारे लक्षण की लिस्ट बना सकता हूँ मैं। इतने सारे जो संविधान में जो भी चीज़ है, देखिए, अगर मैं बोलूँ कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट है तो लक्षण है न्याय व्यवस्था। अगर मैं बोलूँ कि संविधान में लिखा है कि लोकसभा राज्यसभा होगी तो लक्षण है। अगर मैं बोल दूँ कि संविधान में मौलिक अधिकार दिए तो लक्षण है। संविधान में जो भी चीज़ दी गई वो सब उसके लक्षण हैं, लेकिन वो मेन मुख्य लक्षण हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। पहला है संघवाद। संघवाद समझेंगे, संघवाद का मतलब क्या होता है अच्छे से आराम से समझेंगे, एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे ताकि जल्दी समझ में आ जाए। दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किसको हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था कहेंगे। शक्तियों का बंटवारा क्या होता है, शक्तियों को बांट देना ही शक्तियों को बंटवारा होता है, लेकिन ये है क्या, भारतीय संविधान में कहाँ लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं, कहाँ कहाँ दिए गए हैं, और क्या क्या मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है और उसको हमें कैसे उपयोग करना चाहिए या किस लिमिट तक उपयोग करना चाहिए, सब कुछ इसमें है। लेकिन मौलिक अधिकारों का दोस्तों एक अलग ही चैप्टर भी है, वहाँ पर आपको पूरा भी पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग केवल यहाँ बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में कि क्यों महत्वपूर्ण है और क्या करते हैं, हमें क्यों दिए जाते हैं, क्या इसका महत्व है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, इसकी भी चर्चा करें। मौलिक अधिकार में हम लोग थोड़ा सा अल्पसंख्यक में भी घुसेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों को ही यहाँ पर ज़्यादातर प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि कोई बड़ा वर्ग छोटे वर्गों को न दबा दे। इसी वजह से इससे पहले भी हमने पढ़ा था सामुदाय बहुमत की निरंकुशता के बारे में पढ़ा था, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया है। एक एक करके बढ़ते हैं हमारे सब छोटे छोटे टॉपिक्स की तरफ। पहला जो हमारा लक्षण था दोस्तों, मैंने बोला संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है, आपको दोस्तों 2 फोटो जरूर दिख रहे होंगे। मैं एक और फोटो बना देता हूँ, फोटो का नाम लिख देता हूँ। तीसरा उसका नाम है सरपंच, सरपंच जी। अब आपको समझ में आ गया, पहले नंबर पर कौन, ये, दूसरे नंबर पर ये राज्य सरकार, और तीसरे नंबर पर एक पंचायत, पंचायत का सरपंच। ये 3 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फैसले लेने का अधिकार जितना मोदी साहब को है, इतना ही राज्य सरकार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान साहब को है, और उतना ही गांव के अंदर कुछ करना है, कुछ काम करवाना है, फैसले लेना है, तो वो सरपंच के पास अधिकार है। जब फैसले अलग अलग स्तर पर लिए जाए ना दोस्तों, तब उसी को बोलते हैं संघवाद। संघ का मतलब होता है कि भाई सभी लोगों के पास पावर है, एक आदमी के पास सारी पावर नहीं होना चाहिए, पावर जो है वो अलग अलग लोगों के पास में है। इसका मतलब मैं बोलूँ कि मध्य प्रदेश के लिए अगर कोई कानून बना सकता है, केवल मध्य प्रदेश के लिए, तो वो शिवराज सिंह चौहान साहब बना सकते हैं। देश के लिए, पूरे देश के सभी राज्यों के लिए कानून बनाना है तो वो मोदी साहब बना सकते हैं। और किसी गांव में कुछ, हालांकि गांव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सरपंच को नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फैसले लेने का तो है कि साफ़ सफाई करवाना है, हाट लगवाना है, मेले लगवाना है, कुछ टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है छोटा मोटा, या नल की व्यवस्था कराना, ये सारे काम फैसले कौन लेता है, एक सरपंच लेता है। मतलब देश में एक से ज़्यादा स्तरों पर अगर सरकार हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं संघवाद। तो देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार कैसी है,
देश में केंद्र सरकार है जो कि केंद्र स्तर पर है। हमारे देश में प्रत्येक प्रांतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है। प्रांतीय सरकार जिसको बोलते हैं राज्य सरकार, राज्यों में सरकार, जैसे केंद्र में मोदी साहब की बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो राज्य सरकार है। वहीं गुजरात में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु में AIDMK की सरकार है। सोचो, अलग अलग राज्यों में, जरूरी नहीं कि जिसकी सरकार केंद्र में होगी ना दोस्तों, उसी पार्टी की सरकार राज्यों में भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है फिलहाल में, मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी की सरकार केंद्र में, लेकिन उसके बाद भी पंजाब में आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो है, TMC जो है, ममता बनर्जी की पार्टी है, वो अलग पार्टी है। साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर आपको DMK और AIDMK दिखेगा। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भी बीजेपी नहीं। इसका मतलब क्या है? सरकार अलग अलग है, सरकार फैसले भी अलग अलग ले सकती है, यहाँ तक कि पार्टियाँ भी अलग अलग है। इसका मतलब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र का यही तो मज़ा है। लोगों को जो लोग पसंद आ रहे हैं, लोगों को जो पार्टी अच्छी लगेगी, वही पार्टी सत्ता में होनी चाहिए और यही लोकतंत्र है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत स्तर जो होता है ना, स्थानीय स्तर पर, वो पंचायत सरकार होती है, वहीं सरपंच ही गाँव के सारी चीज़ों को देखरेख करता है। तो सब केयर टेकर ही है दोस्तों जो देश को चलाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि संघवाद का मतलब एक से ज़्यादा स्तरों में सरकार होना है, तो बिल्कुल वही है। और हमारे देश में क्या संघवाद है? संघवाद का एक और है कि ये तीनों जो दिए जा रहे हैं ना, ये तीनों, मोदी साहब इनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सब मिलकर के एक दूसरे से मिल सकते, मिलजुल के काम करते हैं। इसका मतलब होता है इनके बीच में क्या होता है? कोऑपरेशन। संघवाद में सहकारी सहयोग रहता है एक दूसरे के साथ। इसी वजह से देश का काम चलता है। पता चला कि अलग अलग पार्टियों के होने की वजह से दोनों लड़ रहे हैं, तो लड़ते नहीं है कभी भी, ये एक दूसरे का सहयोग करके काम चलते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार का कानून भी किसी राज्य में काम करता है, केंद्र सरकार का कानून भी इवन गांव तक काम करता है। आपको पता है गांव में जो सड़कें बनाई जाती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मतलब प्रधानमंत्री की स्कीम गांव तक आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब प्रधानमंत्री जो लोगों के लिए घर बना रहे हैं वो गांव तक पहुंच रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ये पूरे देश में चल रहा है। कहने का मतलब है कि राज्य के अंतर्गत खाली राज्य के कानून थोड़ी लागू होते हैं, केंद्र के भी लागू होंगे और गांव के अंदर तो सभी लागू हो जाते। तो संघवाद से मतलब क्या है? संघवाद एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना होगी। संघवाद का मतलब एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना होगी जिसमें राजधानी के अलावा प्रांतीय स्तर पर भी फैसले लिए जाएं। केवल राजधानी से सारे फैसले ना हो, केवल एक जगह। पहला ये ब्रिटिश वाला नहीं है कि एक वायसराय था वो सब कुछ फैसले ले रहा था। अब केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि प्रांतीय सरकार भी फैसले लेगी। मतलब इलाकों के अनुसार फैसले लिए जाएंगे, मतलब जहां पर इलाकों के अनुसार फैसले लिए जाएंगे। लेकिन बात अगर राष्ट्रीय महत्व के मामलों की आ जाए, तो फैसला केवल केंद्र सरकार लेगी। मैं बोल रहा हूं कि मान लो केवल भले ही फैसला लिया जाए अलग अलग राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र के लिए फैसले लेगी, अलग अलग इलाकों के लिए ले सकती है। पंजाब की सरकार पंजाब का फैसला लेगी, या केरला की सरकार केरला का फैसला लेगी। लेकिन जब बात आ गई देश की एकता और अखंडता के राष्ट्रीय महत्व की बात आ गई, मान लो किसी देश से युद्ध की बात आ गई या राष्ट्रीय स्तर की कोई ऐसी बात, कोई आपदा आ गई, कोरोना का काल में देखा होगा ना आपने, कोरोना काल आ गया, कोई बड़ी समस्या आ गई, तो जब राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो तो ऐसे में केवल एक ही सरकार का कानून मान्य होगा और वो होगा केंद्र सरकार, उसका फैसला ले सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले केंद्र सरकार के पास में होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि भले इलाकों पर अधिकार प्रांत सरकार का हो यानी राज्य सरकार का हो, लेकिन फिर भी पूरे देश की अगर बात आएगी ना दोस्तों, तो केंद्र सरकार ही वहाँ पर काम करेगी। संविधान यह तय करता है कि सरकार पैसे का इंतजाम कहाँ से करे। दोस्तों सरकार चलती कैसे है? सरकार को काम करना है, विकास करना है, रोड बनाने हैं, लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, स्कूल, स्वास्थ्य, सब कुछ की व्यवस्था करनी है। तो सरकार पैसे कहाँ से लाएगी? आप बोलोगे सर हम देते तो है ना, टैक्स देते हैं। तो आप टैक्स देते क्यों है? क्योंकि सरकार को टैक्स लेने का अधिकार संविधान खुद प्रोवाइड करता है। संविधान में लिखा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर टैक्स लगा सकती हैं।
करों का आवंटन कर सकती हैं या करों को लगा सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग कर देते हैं दोस्तों। ये जो टैक्स आप देते हैं, इसी टैक्स से हमारा देश बनता है और यही विकास के काम में आ रहा है, क्योंकि संविधान में लिखा है, इसलिए हम भी मानते हैं। सरकारी कानून है, कानून को मानना सबके लिए बाध्यकारी हो जाता है। भारत के सभी लोग सभी सरकारों के कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। मान लो आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन अगर आप दिल्ली से चले गए मध्य प्रदेश में और आप बोलोगे नहीं मैं तो भाई दिल्ली का हूँ और मैं मध्य प्रदेश के कानून को थोड़ी मानूंगा, मैं तो दिल्ली का हूँ, मध्य प्रदेश में कानून मध्य प्रदेश सरकार मानेगी। अगर मान लो आप दिल्ली की और आप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हो कुछ भी और मध्य प्रदेश का कानून आपने तोड़ा, तो आप पे लागू नहीं होगा क्या? आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहाँ पर वो सारे कानून लागू होंगे जो उस क्षेत्र में लागू होते हैं, भले आप किसी देश के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए हमारे देश के सभी लोगों पर सभी प्रकार के कानून लागू होते हैं। आप किसी गांव में चले जाओगे तो वहाँ पर भी आपके कानून लागू हो, भले आप किसी बड़े शहर के हो, बड़े अरबपति हो या कुछ भी हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि इस देश में कानून का राज ही चलता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा संसदीय शासन पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। संसदीय शासन पद्धति क्या है? संसदीय जो दूसरा वाला लक्षण है हमारा, पहला लक्षण संघवाद हमने कंप्लीट कर लिया। संघवाद में एक चीज़ हमको देखने को मिलती है और वो मिलती है संघवाद में एक ही कोऑपरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हिंदी में इसको बोलते हैं सहकारी संघवाद। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके हाथ मिला करके काम करेगी तो देश अच्छा तरक्की करेगा, राज्य अच्छा तरक्की करेगा। और हमेशा उम्मीद की जाती है कि भले ही दोनों अलग अलग पार्टी की हो, भले ही मान लो केंद्र में सरकार बीजेपी की हो और राज्य में सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन फिर भी इन दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को लोगों ने चुना है अपने अच्छे भविष्य के लिए। तब ये दोनों अपनी पार्टी की दोनों की रंजिश को लेकर के, ऐसा ना कि देश के लोगों को नुकसान पहुंचा दे, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। हर पार्टी हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है हमारा संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति मतलब शासन की पद्धति क्या है? संसद है, संसदीय है, मतलब इस देश के लिए कानून कौन बनाएगा? इस देश के लिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया वो की जाती है, वो कहाँ की जाती है? वो की जाती है दोस्तों संसद भवन में। हर एक कानून देश के लिए संसद भवन में बनता है और संसद में जो लोग बैठे रहते हैं उनको चुनते कौन है? वो प्रतिनिधि हमारे होते हैं। इसका मतलब केवल एक व्यक्ति कानून नहीं बनाता इस देश में, संसद के सभी लोग सहमति से कानून बनाते हैं। इसका मतलब केवल प्रधानमंत्री मोदी के होने से कानून नहीं बन जाता, पूरी पार्टी जो है वो सब पार्टियां मिल करके जब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पारित न कर दे तब तक इस देश में आप कानून नहीं बना सकते। और इस देश पर राज करने का तरीका ही कानून है। इसका मतलब इस देश में शासन की जो पद्धति वो संसदीय प्रकार की, संसद के द्वारा किया जाता सारा काम। सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। सभी स्तर पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग स्वयं कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मोदी साहब के चुनाव आ गए, केंद्र सरकार के चुनाव आ गए, तो सभी चुनाव जब आते हैं, जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो उसमें वोट कौन डालते हैं? आप बोलोगे सर आम आदमी तो डालता है, तो हम लोग उसके चुनाव में वोट डालते हैं। जब चुनाव किसी राज्य सरकार के आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के चुनाव आते हैं, तो उसमें वोट कौन डालते हैं? हम लोग डालते हैं। जब किसी गाँव में सरपंच के चुनाव आ गए तो वोट कौन डालते हैं? पंचायत में हम आम आदमी लोग ही डालते हैं। या किसी शहरों में मेयर के चुनाव आ गए हो या नगर पालिका, नगर निगमों के चुनाव चल रहे हो, तो उसमें वोट कौन डालता है? एक आम आदमी तो डालता है। इसका मतलब सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग स्वयं करेंगे। ऐसी पद्धति को ही तो हम लोग संसदीय पद्धति कहते हैं। संविधान सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में अनुच्छेद नंबर 326 आप पढ़ोगे, अनुच्छेद नंबर 326 में ये बताया गया है कि संविधान के जितने भी भारत में जो लोग 18 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं, 18 साल की जिन लोगों ने उम्र कंप्लीट कर ली, वो देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त है उनको, सभी लोगों को, सभी भारतीय नागरिकों को। उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक व्यक्ति जिसका नाम है AK अय्यर, वो बोलते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आम आदमी एवं लोकतांत्रिक शासन की सफलता में एक गहरी आस्था का द्योतक है और यह आम आदमी के जीवन स्तर की सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। मतलब ये इतनी अच्छी पावर है ये वोट देने की कि लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे कि सरकार कौन सी होनी चाहिए हमारी। हम उस सरकार को चुनेंगे जो लोगों की बेहतरी के लिए हो, यानी हमारे अच्छे भले के लिए हो। अगर हमने ऐसी सरकार चुन ली जो हमारी बेहतरी के लिए है, तो ऐसे में क्या होगा, वो हमारे जीवन स्तर को उठाएगी। यानी हमेशा हम लोग ऐसे ही
को, ऐसे ही सरकार को हमें चुनना चाहिए। तो AK अय्यर साहब ने बोला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आम आदमी के जीवन को ऊपर उठा सकता है और लोकतांत्रिक शासन के सफल होने के पीछे ये वयस्क मताधिकार काफ़ी अहम है। इसका मतलब इनका जो सेंटेंस है, देखिए जब भी आपके NCERT में किसी व्यक्ति के वक्तव्य लिखे होते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा होता है तो उसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फिर उसको शब्दशः लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये AK अय्यर साहब की बात को वैसा का वैसे ही लिखा जैसे आपके NCERT में, नहीं तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से छोटा छोटा करके 2-3 शब्दों में समझा देता। लेकिन मतलब ये है ना कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि AK अय्यर के शब्दों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या, तो आपको उनके शब्द लिखने जो उन्होंने बोले हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आम आदमी व लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक का मतलब होता है सूचक है। यह आम आदमी के जीवन स्तर और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देता है। अगर इसमें से कुछ भी शब्द आपके दिमाग में बैठ गए हो तो आप इसको तुरंत लिख सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक सफलता का द्योतक है, और ये लोकतांत्रिक सफलता तभी हो पाएगी तब जब लोगों के पास वोट देने का अधिकार होगा, और यही सबसे बड़ा अधिकार है। तो ये क्या होता है, वयस्क मताधिकार क्या होता है और उसमें क्या क्या फ़ायदे, क्या उसके मतलब उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि जब आप किसी व्यक्ति को वयस्क मताधिकार देते हो, जब देश के लोगों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार देते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोकतांत्रिक सोच को प्रोत्साहन दे रहे हो। लोकतांत्रिक सोच मतलब जहां लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनाव कर सके, वही तो लोकतंत्र है। और लोकतांत्रिक सोच का मतलब ये है कि लोगों को चुनने का अधिकार देना। तो एक तो ये लोकतांत्रिक सोच को प्रोत्साहन देता है वयस्क मताधिकार। दूसरा, जाति वर्ग लिंग के आधार पर ऊंच नीच की भावना को खत्म करता है। कैसे खत्म करता है? एक तो हर एक व्यक्ति को एक एक वोट दिया गया है, एक वोट का अधिकार दिया गया। अच्छा मान लो, फर्ज करो मैं आपसे पूछूं कि एक देश में बहुत गरीब आदमी जिसके पास खाने को दाना भी नहीं है, बहुत गरीब है, बिल्कुल मान लो अनुसूचित जाति या जनजाति का है, और बहुत गरीब हालत में गांव में मजदूरी करता है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता, वो आम आदमी है, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल आम आदमी है। और एक दूसरा आदमी है जो एक दिन का 50 करोड़ रुपए कमा के जाता है। मान लो अंबानी की बात कर लो, अंबानी की तो इनकम ही हो सकता है इतनी हो, तो अंबानी की बात कर ले, तो अंबानी जो है उसके पास तो अरबों रुपए है ना। मुकेश अंबानी, मुकेश भाई के पास है अरबों रुपए, खरबों रुपए, बहुत पैसा है। अब मुझे बताओ, ये गरीब आदमी बेचारा, इसके पास वोट देने की पावर कितनी, कितना वोट डाल सकता है? ये चुनाव में 1 वोट डालेगा? बिल्कुल, गरीब है, कितना डाल सकेगा? 1 ही डालेगा। ये मुकेश अंबानी साहब के पास तो बहुत पैसा है ना, ये कितने वोट डाल सकते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितने वोट डालेंगे? इनके पास चाहे कितना ही पैसा हो दोस्तों, ये कितने ही ऊंचे घराने से हो, कितने ही अमीर हो, लेकिन ये किसी चुनाव में केवल कितने वोट डाल सकते हैं? 1 वोट डाल सकते हैं। बस यही तो खासियत है इस वयस्क मताधिकार की कि जाति वर्ग लिंग आदि के आधार पर ऊंच नीच भी होगी तो वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब लोगों को एक सिंगल वोट डालने का अधिकार, सब लोग वयस्क मताधिकार में समान है। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप कुछ भी कर लो, 1 ही वोट डाल सकते हो, कितनी ही पावर क्यों ना आपके पास में, लेकिन वोटिंग पावर कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है दोस्तों। और इससे ऊंच नीच कैसे खत्म होगी? इससे ऊंच नीच खत्म इसलिए होगी क्योंकि वयस्क मताधिकार के साथ साथ हमें ये भी तो अधिकार है ना कि हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ करके हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, आप रोक नहीं सकते उसको। हर एक व्यक्ति चुनाव में भाग ले भी सकता है, चुनाव लड़ भी सकता है और सत्ता हासिल भी कर सकता है। दोस्तों, हमारे देश में अभी तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते थे। एक का नाम था KR नारायणन और दूसरे अभी रामनाथ कोविंद साहब। यानी हमारे देश में जनजाति और अनुसूचित जाति से भी लोग जो हैं वो सबसे ऊंचे ओहदे पर भी पहुंच सकते हैं। इस देश में 3 मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, इस देश में महिला राष्ट्रपति बनी है, इवन प्रधानमंत्री में महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। तो आप सोच सकते हो कि इस देश में जाति लिंग आदि ऊंच नीच सब खत्म करके पॉलिटिक्स ने, राजनीति में इतना अच्छा सुधार हुआ है। और वयस्क मताधिकार इस सब चीज़ को अलाउ करता है कि भाई आपके पास वयस्क मताधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हो, यानी आपकी मर्जी उसको वोट डाल सकते हो ना। वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है चुनाव में लोगों की सीधी भूमिका। अब एक शब्द लिखा गया है यहाँ पर, वयस्क मताधिकार। वयस्क मतलब समझते हो 18 साल से ऊपर होना, मताधिकार मतलब मत डालना। लेकिन जो शब्द है ना सार्वभौमिक, इसका मतलब, सार्वभौमिक का मतलब हर व्यक्ति को,
हर उस नागरिक को, व्यक्ति से मतलब नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार मिलेगा जिसकी उम्र 18 साल है। ये कहकर नहीं बोल सकते कि ये तो स्त्री है, ये कहकर नहीं बोल सकते कि भैया ये तो नीची जाति का है या इस जाति का है, ये है। हर एक व्यक्ति, इवन हमारे देश में किन्नरों को भी, जो किन्नर समुदाय होते हैं उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। हर एक व्यक्ति को दिया गया है। तो सार्वभौमिक क्यों नहीं लिखेंगे हम लोग? सार्वभौमिक का मतलब सबके लिए है। और हमारे देश में आपको पता है 1989 तक हमारे देश में पहले वोट डालने की उम्र जो होती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 1989 के बाद इसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो 1989 यानी 89 से 89 से पहले पूरे भारत में वोट डालने की जो उम्र थी वो कितनी थी? 21 थी। पहले 21 साल थी और बाद में कितनी हो गई? पहले 21 थी और बाद में कर दी गई उसको 18। तो एक बात जरूर ध्यान रखना आप, संविधान में जो भी शब्द लिखे गए ना दोस्तों, उन शब्दों में अगर बदलाव करना है, संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से ये जो कम की गई ना उम्र, इसके लिए 61वां संशोधन करना पड़ा था संविधान में। 61वां संविधान संशोधन लाया गया था 1989 में और उसकी वजह से ये 21 से घटा करके हमारी एज कितनी कर दी गई? हमारी एज कर दी गई वोट डालने की 18। आई होप कि ये जानकारी आपको सुन के अच्छा लगा होगा कि यार ऐसा भी हुआ था। नई नई जानकारियां भी हम लोग इसमें देंगे। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी पृष्ठभूमि का हो, ये तो जाहिर सी बात है। मैंने आपको वही सारे एग्जाम्पल दे दिए। जिस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, उस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पे जा सकता है। बस पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वयस्क मताधिकार तो पब्लिक के पास में है ना। शक्तियों के बंटवारे की बात करें, शक्तियों का बंटवारा क्या होता है? तीसरा जो पॉइंट, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा इसका मतलब, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आपके घर में डिसीजन लेने का पावर किसी एक ही आदमी को है। आपके दादाजी सब कुछ डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आपके दादाजी को लग रहा है कि नहीं भाई यार, अब मेरी उम्र हो गई है, अब समय आ गया है कि ये मेरा एक अकेले का जो शासन था, सब लोग भाई, सब लोग अपने अपने स्वतंत्रता चाहते ही हैं। हो सकता है किसी को घूमना पसंद है, किसी को अकेले रहना पसंद है, और नियम आपने थोप के रखे पुराने वाले। दादाजी ने एक निर्णय लिया आपके घर में और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मेरे 3 बेटे हैं, एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं। उनने क्या किया, एक व्यक्ति था, यहाँ समझना इसको, ये दादाजी हैं मान लो, उनके 3 पुत्र हैं, बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2 और बेटा नंबर 3, 3 पुत्र हैं। अब इनने तीनों पुत्रों को शक्तियाँ बांट दी। उनने बोला कि मार्केट से सामान लाने का पूरा जिम्मा आपका है, मार्केट का पूरा जिम्मेदारी जो आपको सौंप दी गई। इनको बोला गया कि गाड़ी या जितनी भी है हमारे देश में, हमारे यहाँ व्हीकल यानी आने परिवहन का काम आपको सौंप दिया कि परिवहन आप करेंगे, ठीक है। और इनको बोल दिया कि घर में कोई बीमार होता है तो पूरा स्वास्थ्य का जिम्मा आपका है, आप ये काम संभालेंगे, ठीक है। ये तीनों कमा भी रहे और तीनों काम अलग अलग कर दिए। तो तीनों को शक्तियाँ बांट दी। इसका मतलब एक, ये सारे काम पहले किसके पास होते थे? एक दादाजी अकेला करता था कि मेरे पास, मुझसे पूछे बगैर आप कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन अब उनने शक्तियाँ बांट दी कि मार्केट वाला, सब्जी वब्जी का, किराना वाला काम एक को डाल दिया है। उनने बोला एक को कि आप आने जाने की व्यवस्था करो, जो भी कोई जा रहा है, कहीं क्या आ रहा है, सब कुछ आपके पास हिसाब विसाब करना। और एक बोले स्वास्थ्य संभालना आपको, कि कोई व्यक्ति बीमार तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसको व्यवस्थित हॉस्पिटल ले जाए, लाए, सब कुछ करना है। इसको बोलते शक्तियों का बंटवारा। उनने शक्तियाँ बांट दी। तो मुझे बताइए कि एक आदमी 3 काम ज़्यादा अच्छे से कर सकता है कि 3 आदमी एक एक काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि 3 का आदमी एक एक काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इन तीनों में सुधार आ सकता है, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी को बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा। सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग कह लो या हमारे लोकतंत्र के 3 अंग कह लो। सरकार के जो 3 पिलर है उसको हम लोग पहला बोलते हैं विधायिका, विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ये उस दादाजी के 3 बेटे हैं। सरकार के 3 पुत्र मान लो, पहला पुत्र है विधायिका, दूसरा पुत्र है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है, विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। तो ये क्या करेगी? इस विधायिका में वो लोग बैठेंगे जिनको हम लोग चुन करके भेजते हैं। सारे के सारे वो लोग जाते हैं जिनको हम लोग चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि यहाँ होते हैं और करते क्या है? कानून का निर्माण करते हैं। ये कानून निर्माण करते हैं। तो इनका काम क्या है? केवल कानून बनाना है और पारित कर देना है। दूसरे क्या करते हैं? दूसरा है कार्यपालिका। कार्य लिखा हुआ, इसका मतलब कार्य करेगा। तो कार्य, देखिए विधायिका, विधि मतलब होता है कानून,
कानून बनाते ये हैं। कौन होते हैं इसमें? हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि, जिसको हम लोग वोट देकर चुनते हैं। कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका में ऐसे लोग का समूह आता है जो कानूनों को लागू करवाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य, ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं? देश में कानून लागू करवाते हैं। कानून को लागू करवाना, चलवाना, हमारे तक पहुंचाना या हमसे कानून का पालन करवाने का जिम्मा इनका होता है। इसमें कलेक्टर वगैरह भी आते हैं दोस्तों, सब कार्यपालिका में आ गए। न्यायपालिका में अगर मान लो इन दोनों के द्वारा कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, या कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ गलत कर रहा है, या मान लो आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोई मार रहा, पीट रहा, आपका घर छीन लिया, कुछ भी हो जा रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? न्याय देने की व्यवस्था न्यायपालिका के पास है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है आपकी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक थोड़ा सा मैं और समझा दूँ कि विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। विधायिका के अंतर्गत आते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं विधायिका, तो लोकसभा, राज्यसभा विधायिका में आ गया। और कार्यपालिका में कौन आता है? कार्यपालिका में आता है आपका राष्ट्रपति जी। कार्यपालिका में आता है आपका पीएम, प्राइम मिनिस्टर साहब, और मंत्री लोग आते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, 3। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, अंदर की जितने भी कोर्ट है, जितने भी कोर्ट कचहरियाँ, सारी किस में आती है? न्यायपालिका में आती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सरकार के 3 अंग है, जिसको बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। काम भी क्या क्या? विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। कौन से लोग विधायिका में होते हैं? जिसको हम चुनते हैं। कार्यपालिका का काम क्या है? ये ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करवाना जानते हैं, इस कानून को लागू करवा सकते हैं और शासन चलाते हैं। तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत आ गए। न्यायपालिका में कौन है? न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज होते हैं ना, न्यायमूर्ति, वो सारे न्याय देने का काम करते हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा जरूर होगी। अब देखो नोट क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है? सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए तीनों अंग को पृथक रखा गया है। ऐसा ना हो जाए कि सत्ता सारे पावर एक में दे देते तो दुरुपयोग हो सकता था। सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए, मान लो इनने गलत कानून बना दिया, गलत कानून बना के पेश कर दिया, तो कार्यपालिका क्या करेगी? उस कानून को लागू ही नहीं करेगी, बोले गलत है। तो मान लो कार्यपालिका ने भी लागू कर दिया, दोनों मिलजुल, ये दोनों मिली भगत हो गई, लागू कर दिया, न्यायपालिका ना वो बोलेगी कैंसिल करो इसको, ये गलत है, लोगों के मौलिक अधिकार के हनन कर रहा है। तो सोचो कितना अच्छा इनमें बाउंड वो है, संपर्क है। इसका मतलब पहले तो ये बोला गया कि सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए तीनों को अलग अलग रखा गया और तीनों एक दूसरे पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। दूसरा को होता है राष्ट्रपति जी यहाँ होते हैं और इनको हटाने का, चुनने का अधिकार भी इसको है, हटाने का अधिकार भी इसको है, भले वो यहाँ के हेड है। लेकिन अगर ये लोग गलत करेंगे तो इनको हटाने का अधिकार किसको है? इनको हटाने का अधिकार भी इसी संसद को है। और उनको लाते कौन है? लोग लाते हैं। न्यायपालिका के लोग को भी वहाँ हटाया जाता है संसद में। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को हटाया जा सकता है और अंकुश लगाते हैं, ये गलत काम करने से रोकते हैं। इससे क्या होता है? अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे देश में। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ज़्यादा हम लोग गहराई से समझेंगे तो ज़्यादा थोड़ा पेचीदा हो जाएगा मामला, उससे अच्छा है कि हम लोग इसको ऊपर ऊपर से आराम से समझ लें। राज्य की परिभाषा क्या होती है? राज्य की परिभाषा क्या है? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग शक्तियों के बंटवारे की बात कर रहे हैं और शक्तियों के बंटवारे में ही मैं बता रहा हूँ राज्य क्या होता है एक्चुअल में। तो वो अलग से कोई वो नहीं है कि इसकी फीचर है, ये कोई लक्षण नहीं है। राज्य की परिभाषा चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था में आती है, तो राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब सरकार बिल्कुल भी नहीं है। हम जब बोलते हैं ना राज्य राज्य राज्य, राज्य मतलब सरकार नहीं होता है। सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य नहीं बदल सकता, क्योंकि राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं जो बदल जाए। तो मैं बोलूँ कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार थोड़ी हो गया। मध्य प्रदेश सरकार अलग चीज़ है और मध्य प्रदेश राज्य अलग चीज़ है। राज्य ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है राज्य जो उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जो किसी में के गुलाम नहीं, आज़ाद है वोट डालने के लिए, ऐसा भूभाग पूरे एरिया को राज्य बोलेंगे। इसका मतलब जो सरकार आती है, जो कार्यपालिका, जो सरकार जिसको हम बोलते हैं, वो राज्य का ही तो हिस्सा है, वो राज्य के अंदर ही आती है। इसका मतलब ये है कि राज्य का मतलब सरकार नहीं है और उससे कहीं ज़्यादा व्यापक है, बहुत बड़ा है। राज्य जो है वो सरकार से बड़ा चीज़ होता है
और इसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम लोग को सरकार की जगह राज्य राज्य बोल रहे हैं, तो जब आप सरकार की बात करोगे तो आपको सरकार शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राज्य का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य जो है वो सरकार से काफ़ी बड़ा है। जब हम लोग बोलते हैं राज्य सरकार, तो वो राज्य की एक सरकार की बात करते हैं, किसी राज्य की। संविधान में सबसे बड़ी समस्या है शब्दों के साथ। शब्द का मतलब क्या निकल रहा है एक समझ ही नहीं आता। कभी बोल रहे हो कि राज्य मतलब देश, कभी बोल रहे हो राज्य मतलब राज्य सरकार, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है। जब राज्य सरकार बोला जाता है तो राज्य की बात की जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इनकी बात की जाती है। और जब बात कर रहे हैं भारतीय राज्य की, तो भारतीय राज्य की बात करें तो पूरे देश की बात हो जाती है। तो राज्य एक सीमा से जुड़ा हुआ एक भूखंड है जहाँ लोग रहते हैं, उसी को राज्य कहते हैं, जो कि सरकार से काफ़ी बड़ा होता है। सरकार राज्य के अंतर्गत आती है। मौलिक अधिकार की बात करें, नेक्स्ट जो फीचर है हमारे संविधान का वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक का मतलब होता है मूलभूत, मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार जिसे कोई छीन नहीं सकता, यह मूलभूत अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। और ये मौलिक अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में दिया गया है। आपको पता है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार हमारे देश में कहाँ से लिए गए हैं? ये मौलिक अधिकार हमारे देश में यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। तो यूएसए नाम के एक देश में मौलिक अधिकार होते थे, वहाँ से हमने मौलिक अधिकार लिए और हमारे देश में मौलिक अधिकार को रख दिया गया है। और यकीन मानिए, मौलिक अधिकारों की ही देन है कि आज आप आराम से अपना काम कर पा रहे हैं। ये मौलिक अधिकारों की देन है कि आप इंटरनेट पर ऑनलाइन क्लास पढ़ पा रहे हो। अगर ये नहीं होते तो सरकार किसी भी प्रकार की पाबंदी लगा सकती थी, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन मौलिक अधिकार फिर करता क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है ये। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। अच्छा, आपको पता है कि संविधान बनाया क्यों गया था? क्या ज़रूरत पड़ी संविधान की? हमें ज़रूरत थी संविधान की लोगों के ऊपर हुए अत्याचार को कम करने के लिए। हमें संविधान की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमारे देश में लोगों को अधिकार नहीं थे, सब लोग समान हो, इस चीज़ को रखने के लिए संविधान की ज़रूरत थी। तो सब लोग समान कब होंगे? जब लोगों के पास क्या होंगे? अधिकार होंगे। इसलिए मौलिक अधिकार सबसे अहम है पूरे संविधान में, और इसलिए बोलते हैं इसको कि संविधान की अंतरात्मा कहा जाते हैं मौलिक अधिकार। हालांकि सारे मौलिक अधिकार में नहीं, एक मौलिक अधिकार को कहते हैं, लेकिन फिर भी ये अंतरात्मा कही जाती है। ये सत्ता के मनमाने और निरंकुशता से बचाते हैं। सत्ता के मनमाने जो शासन करती सरकार, मनमानी और निरंकुशता मतलब क्रूरता। अगर हमारे ऊपर क्रूरता दर्ज है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रास्ते में जा रहे हो और सरकार के लोग आपको मारना शुरू कर दे बिना किसी कारण के। आपको मार सकते क्या? फर्ज करो कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल निर्दोष है, तो क्या कोई पुलिस वाला आपको पकड़ सकता है? अगर आप बाइक पे जा रहे हो और अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो पुलिस आपको पकड़ करके चालान काट देती है। ऐसा होता है। सबको इसकी जानकारी होगी कि अगर हम लोग बाइक पर जा रहे हैं और हमारे पास लाइसेंस नहीं है, या हमारे पास में रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है गाड़ी का, या फिर हम लोग हेलमेट नहीं पहने, तो आपका चालान कट सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करो कि आपके पास सारी चीज़ें हैं और 100 पुलिस वाले खड़े हैं सामने, और आपके पास हेलमेट भी है, आपके पास रजिस्ट्रेशन भी है, आपके पास लाइसेंस भी है, और आपके पास सब कुछ जो चाहिए गाड़ी के कागजात वो सब कुछ है। तो आपको उन 100 पुलिस वालों से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका अधिकार है और आपने कानून नहीं तोड़ा है। लेकिन अगर आपके पास आप 10 लोग हों और सामने एक पुलिस वाला भी खड़ा है और आपने सारे रूल्स तोड़ के रखे, आपने एक ने भी हेलमेट नहीं पहना है, तो वो 10 के 10 लोगों को रोक सकता है वो अकेला पुलिस वाला। क्यों? क्योंकि आपने कानून तोड़ा है। जब आप सही हो तो आपसे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सही होने के बावजूद भी आपको कोई मार रहा है तो उसको बोलेंगे निरंकुशता। लेकिन वो हमारे देश में नहीं हो सकती, क्योंकि इस देश में हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसकी गारंटी भी दी गई है। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान रक्षा करता है, न तो सरकार, यानी ये राज्य या सरकार, हमारे देश की कोई भी सरकार न तो हमारे मौलिक अधिकार छीन सकती है कोई कानून बना करके, और न ही कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी हमारे मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो संविधान उसकी रक्षा करता है। संविधान में बोला गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। तो है ना अच्छी बात कि भाई हमारे संविधान ने कितनी अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको इसमें अच्छा ही आपके लिए इतना अच्छा व्यवस्था कराएगा कि दोबारा से आपका मौलिक अधिकार आपको मिल जाए, और जिनने छीना है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
इन्हीं अधिकारों में सबसे अच्छे मौलिक अधिकार में सबसे जो अहम अधिकार है दोस्तों, वो है अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के अधिकार बड़े अहम हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि भाई अल्पसंख्यक लोग जो है वो उनके साथ बुरा ना हो जाए या उनके अधिकार ना छीने जाए। तो संविधान ये प्रोवाइड करता है, ये उपलब्ध कराता है, ये आश्वासन देता है कि बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की जाए। और संविधान में बोला गया कि ऐसा नहीं कर सकता कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों को करें। अगर मैं बोलूँ कि इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, जैसे हनुमान जयंती पर यात्रा निकालने का अधिकार है, तो इस देश में रहने वाले 1 करोड़ से भी कम जैन समाज को, 1 करोड़ से भी कम बौद्ध समाज को, इनको भी अपने धर्म का प्रचार करने और रैलियां निकालने का पूरा अधिकार है। मुस्लिम धर्म को मुहर्रम निकालने का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार हिंदुओं को है। हिंदू को जितना अधिकार है उतना दूसरों को भी है। यानी अल्पसंख्यकों को भी सारे अधिकार इस देश में दिए गए हैं। भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला है कि मौलिक अधिकार दोहरे उद्देश्य होते हैं। अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि मौलिक अधिकार के तो कुल 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ये कि एक तो नागरिकों द्वारा अधिकारों की दावेदारी की जा सकती है, मतलब ये मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं, और देश के नागरिक अगर मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल पा रहा है या आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसकी दावेदारी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मुझे वापस करो। तो दावेदारी के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अम्बेडकर साहब बोल रहे हैं कि इसका जो दूसरा उद्देश्य वो क्या है? उस सत्ता या संस्था पर बाध्यकारी होंगे जो कानून का निर्माण करती है। मौलिक अधिकार इतने पवित्र और इतने पावरफुल हैं कि ये उस पर भी बाध्यकारी होते हैं जो देश के लिए कानून बना रही है। जैसे संसद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के लिए और राज्य के लिए कानून बनाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश और राज्य के लिए कानून बनाती हो, भले ये कानून बनाती है, लेकिन ये ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इस मौलिक अधिकारों को छीन ले या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन ले। इसी वजह से कहते हैं कि तो नागरिक अपने अधिकार की दावेदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। दूसरा, ये सत्ता संस्था जिनके पास पावर है वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी बाध्यकारी है कि आपको ये अधिकार इनको देने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हालांकि हमारा जो फीचर है वो मौलिक अधिकार ही हमने दिया, उसमें नीति निर्देशक तत्व भी दोस्तों फीचर में ही आते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, और वहीं उसके बाद का जो भाग है ना, भाग 4, ये भाग 4, इस भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। दोस्तों आपने सुना होगा ना कि देश में सरकार गरीब लोगों के लिए बहुत काम कर रही है। देश में सरकार गरीब लोगों के लिए 1 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं, ऐसा कुछ व्यवस्था करवाती है। 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल और केरोसिन की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ये राशन दिया जाता है सरकार के द्वारा बिल्कुल कम रुपए में। सरकार उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, आवास नहीं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बना रही है। सरकार उन लोगों को, उन महिलाओं के लिए जिनके पास में घर में हमेशा चूल्हा ही फूकती थी, उनके पास कोई गैस सिलेंडर नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क में कनेक्शन दिए, गैस कनेक्शन दिए, एक टंकी प्लस कनेक्शन दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। ये सब सरकार क्यों करती है? ये सब सरकार इसलिए करती है क्योंकि लिखा हुआ है इन नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है राज्य यानी सरकारें, दोनों सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, राज्य जो भी नीति बनाएगी उसके पीछे जो तत्व होंगे वो होते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसी वजह से सरकार ऐसा करती है। इस देश को कल्याणकारी बनाना है तो बनाने के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। ये मौलिक अधिकारों से कमजोर नहीं है, उसके बराबर है दोस्तों। भले ही मौलिक अधिकार के पास पावर ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी पवित्रता के मामले में या इनकी जो महत्व है, महत्व के मामले में बराबर है। मौलिक अधिकार के बाद एक खंड में इनको रखा गया है, सामाजिक आर्थिक सुधार लाने के लिए इसे जोड़ा गया है। सामाजिक आर्थिक सुधार का मतलब वही है, जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दे करके या उनको अलग से कुछ विशेष सहायता प्रदान करके उनको ऊपर लाना। गरीबी दूर करने के लिए कानून व नीतियां बनाते समय सरकार इन्हीं सिद्धांतों का मार्गदर्शक के रूप में सामने रखेगी। मतलब इसी सिद्धांत का उपयोग करके सरकार व्यवस्थित ये रखती है कि भाई हमें यही नियम बनाने हैं। वहाँ पर गरीबों के लिए बात की जाती है, वहाँ पर महिलाओं के लिए बात की जाती है, वहाँ से हर तबके के व्यक्ति की बात की जाती है जिसके साथ गलत हो सकता है या जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए बात की जाती है। पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है,
नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इतना जान ले कि नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं। देश में गरीबी दूर करने के लिए जितनी भी योजना बनाई जाती हैं, उन योजनाओं के पीछे अगर कोई जिम्मेदार कारक है तो वही आपका नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता हम लोग अगले चैप्टर में पूरे धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे। अगर मैं आपको इस फोटो के माध्यम से समझा पाऊँ तो ज़्यादा आप समझ पाओगे। दोस्तों आपको दिख रहा है ये हिंदू, ये जो बच्चा है ये हिंदू है, दूसरा वाला जो बालक है बीच में ये मुस्लिम है, और तीसरा जो है ये सरदार जी हैं यानी सिख है, और जो चौथा है ये ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों है हम भाई भाई, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना भाईचारा वाला। अब आपने इनको कैसे पहचान लिया? वैसे भी आप इनकी अलग अलग तौर तरीक़ों से पहचान सकते हैं। और देश में सब लोग ऐसे ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि भारत में हर एक धर्म को अपने अपने आडंबर करने, अपने अपने जो विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इसलिए हिंदू चोटी रख सकता है, हिंदू तिलक लगा सकता है, मुस्लिम को दाढ़ी रखने और टोपी रखने का अधिकार है, और वहीं सिख धर्म को अपना पगड़ी पहनने का अधिकार है और कृपान धारण करने का अधिकार है। सिख लोग जो है वो अपना वस्त्र पहन सकते हैं जिस तरह से वो पहनना चाहे। सबको अपना अपना एक अधिकार दिया गया है दोस्तों। तो ये अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही तो है। तो हम लोग बात करें धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जब देश का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब देश धर्मनिरपेक्ष है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्या भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है, मैं आपसे बोलूँ कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो आप बोलोगे जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। मैं आपसे बोलूँ कि ये बताओ कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आप बोलोगे अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मैं आपसे पूछूँ कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भी आप उत्तर दे पाएंगे। लेकिन अगर आपसे मैं ऐसा कहूँ कि भारत का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है, तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। और जिस देश का कोई भी धर्म, एक धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, उस देश में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। मतलब जो किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता आधिकारिक तौर पर, वही देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, हमारे देश में क्या होती है और विदेशों में क्या होती है, इसको समझने के लिए हम लोग अगले वाले जो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ, उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तब तक हम लोग केवल इतना ही समझ पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ को आपको समझ में आई पूरी सारी बातें। दोस्तों अगर आपको YouTube पे हमारे वीडियो लेक्चर जो हैं वो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbench.com पर। magnetbench.com वेबसाइट पर आप जाकर क्या करोगे, वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है CBSE हिंदी मीडियम पर। जैसे ही आप CBSE हिंदी मीडियम क्लिक करोगे, वैसे ही आपको यहाँ पर क्लासेस वाइज आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। क्लास 12 से लेकर के 6 से लेकर के 12 तक सारे ऑप्शन हैं। क्लास 8 को आप जैसे ही क्लिक करोगे, वैसे आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आप क्लिक कर सकते हो इसको वॉच नाउ पर। जैसे ही आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया, आपके सामने वो टीचर जिसको आप पढ़ना चाहते हैं उसके सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उनके टॉपिक वाइज वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। और जैसे आपने इन टॉपिक पर आपने क्लिक किया, आपको ये वीडियो खुलता हुआ दिखाई देगा। बहुत आसान तरीका है, इससे आप आसानी से अपना वीडियो देख सकते हैं जो आपको लेक्चर पढ़ना है। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों अगर आपको लग रहा है हमारे वीडियो बहुत अच्छे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।